नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने पेट, आंत और लिवर से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, जानकारी का अभाव है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और इसके मरीज़ भी कई ज़्यादा हैं। तो मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये बीमारी, इसके क्या लक्षण हैं। जी देखिए, आईबीएस एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है आजकल के रहन सहन वाले लाइफस्टाइल के ज़माने में। बेसिकली आईबीएस है क्या है? ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें इंटेस्टाइन जो होती है वो हाइपर एक्टिव या एक्टिविटी उसकी घट जाती है। दो तरह के कंडीशन हो सकते हैं। आईबीएस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो तरह से, या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उसमें, या फिर डायरिया हो सकता है, या फिर मिक्स्ड पैटर्न भी होता है जिसमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया अल्टरनेटिंग, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये बहुत ही जटिल समस्या होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। तो आईबीएस बेसिकली एक ऐसी समस्या है जिसमें कई कारण होते हैं, उसके फैक्टर्स बहुत होते हैं जिसकी वजह से आईबीएस की समस्या डेवलप होती है। उनमें से एक होता है इन्फेक्शन। अगर किसी को बहुत पहले बहुत सीवियर एब्डोमिनल इन्फेक्शन हुआ हो, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हुआ हो, बहुत लंबे समय तक लूज मोशन चला हो और उसके बाद से कई बार उसको ये समस्या परसिस्ट कर जाती है कि उसके बाद से पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, पेट फूलना, पेट में जलन होना, इस तरह की समस्याएं बार बार आती रहती हैं। तो ये बेसिकली इन्फेक्शन तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका असर इंटेस्टाइन पे रह जाता है, तो ये आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है कि अगर किसी को ऑटो इम्यून कंडीशन हो जिसमें इंटेस्टाइन की एक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाती है या घट जाती है, तो ये कारण भी एक हो सकता है जिसकी वजह से आईबीएस की समस्या डेवलप होती है। तीसरा कारण होता है स्ट्रेस रिलेटेड। किसी को अगर तनाव रेगुलर रह रहा हो उसकी वजह से इंटेस्टाइन, इस एक होता है ब्रेन गट एक्सिस, जो दिमाग और पेट का एक कनेक्शन होता है। जब भी दिमाग पर स्ट्रेस पड़ेगा वो अपना स्ट्रेस शेयर कर देता है स्टमक के साथ और इंटेस्टाइन के साथ, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर डायरिया या कॉन्स्टिपेशन चालू हो जाता है, उसके साथ पेन होने लगता है। आईबीएस हम कहेंगे कब, किस मरीज़ को हम बोलेंगे कि उसको आईबीएस है, तो उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला तो होता है कि पेन उसमें मस्ट है, मरीज़ को पेट दर्द हफ्ता में एक बार भी हो पर हो, ऐसा होना चाहिए। दूसरा चीज़, उसको पेट दर्द के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बढ़ जाए या घट जाए, कॉन्स्टिपेशन होने लगे या डायरिया होने लगे। तीसरा चीज़, फॉर्म ऑफ स्टूल चेंज हो जाए, या तो बार बार उसको लूज मोशन में कन्वर्ट हो जाए, नॉर्मल होते होते लूज हो जाए, या लूज होते होते कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जब होगा तब उसको हम लोग आईबीएस में क्लासीफाई कर देते हैं। अब इसके लक्षण क्या होंगे, तो पेट दर्द हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया और डायरिया, यही 3 मेन लक्षण होते हैं। उसके साथ कई एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे पेट फूला फूला रहना, नींद नहीं आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, धड़कन बढ़ जाना, इस तरह की समस्याएं भी आईबीएस के मरीजों में, जिनको स्ट्रेस के लक्षण ज़्यादा होते हैं, उनके साथ आती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देने का होता है कि अगर कोई भी मरीज़ अगर हम आईबीएस के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो उसके एंजाइटी वाले इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी का एंजाइटी परसिस्ट करेगा और आईबीएस आप ट्रीट करना चाहते हैं और एंजाइटी पे ध्यान नहीं देंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो एंजाइटी प्लस आईबीएस दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। उसको आप उसके साथ साथ खान पान में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे फॉडमैप डाइट होता है जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें खाने से मना करते हैं और कुछ चीज़ें आप कंटिन्यूस खा सकते हैं। इसमें जैसे कुछ खान पान में परहेज़, जैसे मैं बता दूं आपको कि दूध से बनी चीज़ें परहेज़ करनी होती हैं। दूध हो गया, चाय हो गया, सेवई खीर हो गया, दही मट्ठा, ये सब खा सकते हैं। फल में आप सेब नहीं खा सकते हैं, आम लीची खरबूज नहीं खा सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें आपको प्याज लहसुन कच्चा नहीं खाना है, गोभी नहीं खाना है, फूल गोभी बंधा गोभी दोनों तरह का, मशरूम नहीं खाना है, ये सब चीज़ों से परहेज़ करना होगा। दाल नहीं खाना होता है। रोटी डिपेंड करता है कि कौन सा मरीज़ रोटी पचा सकता है, उसकी पाचन शक्ति कैसी है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है आईबीएस में, कि खान पान पहला चीज़, दूसरा एंजाइटी, तीसरा इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को अगर आप ट्रीट करेंगे एज अ होल तभी आईबीएस का मरीज़ सही रह सकता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए यही करना चाहूँगी कि इस बीमारी का इलाज, इसमें वक्त कितना लगता है। देखिए, आईबीएस एक ऐसी समस्या है जो रिकर करती है। रिकर का मतलब वो बार बार उसमें टेंडेंसी होती है आने की। तो अगर कोई मरीज़ आईबीएस के सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं, ऑन ट्रीटमेंट उसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हम ग्रेजुअली उसके ट्रीटमेंट को रिड्यूस करते हैं। 1 बाय 1 जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उनको घटाते हैं। अगर वो दवाइयाँ कम होते होते उसके सिम्टम्स वापस नहीं आते हैं तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं।
पेशेंट हो सकता है अगले साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये सिम्टोमेटिक रहे, पर वो कभी भी वापस आ सकता है, वो सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। इन चीज़ों को इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी भी पेशेंट को स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया या कभी खान पान में गड़बड़ी आई तो इनसे उसके सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। तो ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने एक बार ट्रीटमेंट दे दिया वो हमेशा के लिए चला जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसके सिम्टम्स, अगर उसको स्ट्रेस होगा या खान पान में गड़बड़ी आएगी तो सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।